क्लास 9th सब पार्ट ज्योग्राफी, फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी भारत का आकार और अवस्थिति। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 5 दशकों में भारत ने बहुआयामी आर्थिक प्रगति की है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. यानी भारत के संपूर्ण आर्थिक विकास को अगर हम देखें तो कृषि, उद्योग और तकनीकी क्षेत्र में इसने बहुत अधिक प्रगति की। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और भारत ने बहुत अधिक कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड की हिस्ट्री को। मेन टॉपिक है यहाँ पर लोकेशन। लोकेशन को हम कहते हैं हिंदी में अवस्थिति, यानी सिचुएशन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। संपूर्ण अगर हम इसकी अवस्थिति देखें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसका पता हमें कैसे चलेगा? फिगर नंबर 1.1 इंडिया इन द वर्ल्ड, ये एक प्रोजेक्शन वर्ल्ड मैप है। प्रोजेक्शन वर्ल्ड मैप में अगर हम बीच में ये डॉट डॉट वाली लाइन देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री जो है ये ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट, और एक बार 0 डिग्री नॉर्थ टू साउथ है। तो ये हमारी नॉर्थ टू साउथ जो है ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, और ये जो है ये हमारी इक्वेटर है। तो इक्वेटर के अपर पार्ट की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, और साउथर्न पार्ट की ओर अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। तो 0 डिग्री से जो लोकलाइजेशन है इंडिया का वो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ऐसे इसको समझा जा सकता है। तो द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स। अब हम देखते हैं कि लैटिट्यूशनल एक्सटेंट क्या है, कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ये है, एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यहाँ पर हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूशनल, ये ईस्ट टू वेस्ट। लॉन्गिट्यूशनल है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये हो गया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, और जो कर्क रेखा है हमारी जिसे हम 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ कहते हैं, ये देश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, और ये हमारे देश को 2 समान भागों में बांट देती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, और भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड, की दो दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भाग में 2 आइलैंड ग्रुप्स मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में, एंड सेकेंड वन इज़ लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी में स्थित है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। ये एक आपके लिए टास्क है कि अपनी एटलस लीजिए और उसमें इन आइलैंड ग्रुप्स का जो एक्सटेंट है उसको तलाशिए। डू यू नो, आपके लिए एक जानकारी भी है। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी, कि भारत का सबसे दक्षिणतम, क्योंकि ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, ये यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सबसे साउथर्न पार्ट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम यानी साउथर्न मोस्ट लैंड टिप है, और ये टिप जो है ये 2004 की सुनामी में सबमर्ज्ड हो गया था अंडर द सी वाटर। तो तब से हमने क्या किया कि इस पॉइंट को सबमर्ज्ड होने के बाद इस पॉइंट का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया कन्याकुमारी के रूप में, और अब भारत के मेन लैंड का जो साउथर्न मोस्ट टिप है वो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट टॉपिक है साइज, यानी भारत का आकार। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत भूमि का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर हम देखें तो विश्व के 2.4% के बराबर है। फ्रॉम द फिगर 1.2
पेज नंबर 2 पर है। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि भारत की स्थिति को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। भारत की जो कुल स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इज़ 7,516.6 किलोमीटर। तो ये ऐसे है कि लैंड बाउंड्री है हमारी 15,200, इस पॉइंट से ये यहाँ तक, ये जो है ये पॉइंट्स जो हैं ये है हमारी लैंड बाउंड्रीज, और इसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर्स। जबकि कोस्ट लाइन हमारी कोस्टल पॉइंट जो है वो ये पॉइंट से लेकर ये पूरा ये इस पॉइंट तक है, ये 6,200 किलोमीटर्स। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जितने भी स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं उन सब की लेंथ प्लस लक्षद्वीप के जितने भी स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं उन टोटल, यानी इसकी टोटल लेंथ 6,200 में जब हम प्लस कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 7,516.6 किलोमीटर्स। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। भारत जो है अपने उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक नवीन वलित पर्वत से बंधा हुआ है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, जो कि उसके उत्तर और उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसका जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है वो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन, और यहीं पर उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है इंडियन ओशियन वो आता है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, और ये 2 सागरों में बढ़ जाता है। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, यानी कि अरेबियन सी पश्चिमी हिस्सा, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो बे ऑफ बंगाल के रूप में है। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland of about 30 degrees, कि अब हमें ये देखना है कि इसका जो मेन एक्सटेंट है वो कितना है। तो यहाँ पर अगर हम ईस्ट में आए तो ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और इस लाइन के साथ साथ जब हम इधर गुजरात के इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये जो 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पर 97 डिग्री, तो 68 और 97 बीच का डिफरेंस कितना हुआ, लगभग 30 डिग्रीज, और 30 डिग्रीज के ही डिफरेंस में पूरा जो इंडिया है उसको यानी वो पूरा एक्सटेंट है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, यानी जिस प्रकार से आपका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन दिखाई देता है उसी प्रकार से जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है उसमें जो उत्तरी हिस्सा है वो दक्षिणी हिस्से की अपेक्षा काफ़ी छोटा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, यानी ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में गुजरात, दोनों के बीच एक्सटेंशन में कितना अंतर है, 30 डिग्रीज। दोनों के बीच समय का अंतर है लगभग 2 घंटे का। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। अब क्या हुआ कि क्योंकि इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर टाइम का अंतर है 2 घंटे, तो इसके लिए एक फिर से शॉर्टकट ढूंढना पड़ा, और देश के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जाती है। ये हमारी जो लॉन्गिट्यूड है ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो क्योंकि ये देश के बीचों बीच से गुजर रही है इसलिए जो टाइम का अंतर है इस पॉइंट से आगे अगर जाएं तो 1 घंटा, और उसके बाद यहाँ पर भी 1 घंटा, तो दोनों का यानी एक मिडिल पार्ट है ये, तो दोनों को ही ये एक्सेप्टेबल था, यानी ईस्टर्न पार्ट को भी और वेस्टर्न पार्ट को भी, तो इसलिए इसको एक सब्स्टिट्यूट के रूप में मान लिया गया, और भारत का जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसे यहीं से लिया गया है। और ये कहाँ से निकलता है, ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसे हम 82 डिग्री
30 मिनट ईस्ट के नाम से जानते हैं, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर के पास यूपी का एक प्लेस है मिर्ज़ापुर, वहाँ से निकलता है। इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और यहीं से भारत का जो मानक प्रमाणिक समय है उसे ज्ञात किया जाता है पूरे देश के लिए। द लैटिट्यूशनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, यानी इस प्रकार से जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के कारण दिन और रात की अवधि पर भी इन्फ्लुएंस होता है। एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि जो मूवमेंट है वो साउथ टू नॉर्थ है, इसलिए। यहाँ पर फिर से एक जानकारी है आपके लिए कि वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कि क्यों हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही सेलेक्ट किया स्टैंडर्ड मेरिडियन के तौर पर। क्यों किया? क्योंकि जो हमारा होल एक्सटेंशन है वो कितना है, लगभग 30 डिग्रीज के बीच में है। टाइम जो लैग है वो कितना है, 2 आवर्स। तो हमने उसके लिए एक मिडिल पॉइंट ले लिया जो सभी को एक्सेप्टेबल हो। वो मिर्ज़ापुर यूपी के पास से निकल रही थी, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिससे कि टाइम को अच्छे से एडजस्ट किया जा सकता था, और इसीलिए उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हुए हमने क्या किया कि उस टाइम को IST के रूप में एक्सेप्ट किया होल कंट्री के लिए। Why is the difference between the durations of the day and night hardly felt at कन्याकुमारी but not so in कश्मीर? यानी कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच अगर हम देखें तो दिन और रात की अवधि में अंतर दिखाई देता है। क्यों अंतर दिखाई देता है? क्योंकि जो ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ये इक्वेटर से काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण, और यहाँ पर इक्वेटर से दूरी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण कि दिन और रात की अवधि में अंतर महसूस होता है। उसके बाद है इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंडमास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो पश्चिमी एशिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है, और ये जो इसकी सिचुएशन है ये बिल्कुल ही सेंट्रल यानी केंद्रीय है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन, भारत जो है वो दक्षिण की तरफ बहुत अधिक विस्तृत है ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप के। The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। यानी अगर हम भारत के महासागरीय रास्तों के माध्यम से देखें तो ये यूरोप और पश्चिमी एशिया के देशों से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही पूर्वी एशिया के देशों से भी जुड़ा हुआ है, और जुड़े होने के साथ ही इसकी जो लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यौद्धिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशिया में बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पर स्थित है। नोट दैट द डिकेन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, और इसी प्रकार से हिंद महासागर का जो अपर पार्ट है डिकेन पेनिनसुला के नाम से जिसे हम जानते हैं, थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। यानी हिंद महासागर के अपर पार्ट में स्थित होने के कारण पश्चिम एशिया के देशों से इसके बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट्स रहे। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, यानी अफ्रीका और यूरोप से पश्चिमी तटीय रास्तों के जरिए जुड़ा हुआ है, और एशिया के पूर्वी हिस्सों से दक्षिणी पूर्वी हिस्सों के माध्यम से तथा पूर्वी तटीय क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, यानी कि इस क्षेत्र में जितने भी देश हैं उनके किसी के पास भी इतनी लंबी तटरेखा और किसी देश के पास नहीं है। ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड, इसीलिए भारत के नाम पर ही इस वाटर बॉडी का नाम जो है इंडियन ओशियन रखा गया। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन, क्योंकि इंडियन ओशियन इसलिए नाम भारत के आधार पर रखा गया क्योंकि इसकी बहुत ही एमिनेंट पोजीशन इस स्थान पर है। विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट, इसीलिए हिंद महासागर जो है वो हिंदुस्तान नाम से को न्यायोचित
ठहराता है या न्यायोचित ठहराने के लिए उसके जो तर्क हैं वो पर्याप्त हैं और काफ़ी हैं। फिर से एक जानकारी है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कनाल इन 1869, यानी जब से 1869 में सुएज कनाल को इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया, इंडियाज़ डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7000 किलोमीटर्स, तब से यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर घट गई। क्योंकि पहले अगर हमें यूरोप जाना होता था तो हम इन पॉइंट से या वेस्टर्न ईस्ट कोस्ट से पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो था उसको क्रॉस करके तब यूरोप जाते थे। लेकिन अब क्योंकि सुएज़ कनाल बनने से क्या हो गया कि जो मिडिल पार्ट है यहाँ से ही रास्ता है, तो इसलिए अब पूरा ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसको क्रॉस नहीं करना पड़ता, जिसके कारण जो रूट था वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो चुका है। तो सुएज़ कनाल के खुलने से बहुत ही अधिक फ़ायदा इंडिया को हुआ। इंडियाज़ कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव, पेज नंबर 4, इंडियाज़ कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, यानी भारत के जो संबंध हैं विश्व के सभी देशों से नियमित तथा सभी से बहुत पुराने समय से रहे हैं। हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन द मैरीटाइम कॉन्टेक्ट, यानी कि ये जो रास्ते हैं ये मैरीटाइम सिल्क रूट से भी प्राचीन रास्ते हैं। मैरीटाइम सिल्क रूट जो है वो 7th to 15th सेंचुरी में एक्सिस्टेंस में रहा, जिसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिमालय के जो ये पर्वतीय रास्ते थे इनमें जो नेचुरल पासेस थे उनके थ्रू ये मार्ग जो थे ये भारत से चीन को, भारत से तिब्बत को, भारत से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, भारत से यूरोप को जोड़ने वाला एक रास्ता था और इसे सिल्क रूट कहा जाता था। सिल्क रूट इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि चीन जो है, जो इस रास्ते का सबसे महत्वपूर्ण देश था, वो दुनिया का सबसे अच्छे किस्म का रेशम बनाता था, जिस रेशम को यूरोप के देशों में बहुत अधिक उसकी डिमांड थी, जिसके कारण कि इस रूट का नाम जो था वो सिल्क रूट पड़ा। तो वेरियस पासेस, और इसी रास्ते से चीन एक्सपोर्ट किया करता था सिल्क और चाइनीज़ पॉटरीज़ का मतलब चीन में बनाए गए चीनी मिट्टी के बर्तन। और भारत जो है वो स्पाइसेस, और स्पाइसेस के अलावा भारत से प्रीसियस स्टोन्स, आपके मलमल जो था वो आज जो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश, उस समय भारत का ही एक जॉइंट पार्ट था। वहाँ पर मलमल नाम का एक टेक्सटाइल बुना जाता था जो कि बहुत ही अच्छा फाइबर वाला बहुत महीन एक टेक्सटाइल होता था जिसको मलमल कहते थे, तो वो बनाया जाता था, विश्व प्रसिद्ध था, यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता था। उसके अलावा भारत से मोती और कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी वो इसी मार्ग से विदेशों को एक्सपोर्ट की जाती थी। और ये मार्ग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा क्योंकि इस रास्ते से हमने 2 धर्म दुनिया को दिए जो कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर जन्म ले रहे थे, जिनका नाम था जैन और बौद्ध धर्म। हमने जिस समय इसी 7th to 15th सेंचुरी में दुनिया को दिए, उसी समय हमारे देश में इसी मार्ग से 2 धर्म आए, ये थे इस्लाम और क्रिश्चियन। 2 धर्म हमने दुनिया को दिए और 2 धर्म हमने दुनिया से लिए। तो इस तरह से हम कल्चरल एक्सचेंज, अपने मॉरल वैल्यूज़ को एक्सचेंज करते थे, अपने न्यू आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे, बहुत सारी चीज़ें जो थी उनको एक्सचेंज किया करते थे। इसीलिए जो मैरीटाइम सिल्क रूट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट इस समय का था। तो वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड passages to the ancient travelers, यानी जो बहुत सारे जो पर्वतों में बहुत सारे जो पासेस मीन्स दर्रे, जो प्राकृतिक मार्ग थे, उन्होंने प्राचीन समय में आने वाले यात्रियों को बहुत ही आसान रास्ते सुलभ कराए थे। वाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमारे देश में महासागरीय रास्ते जो थे उन पर काफ़ी समय तक प्रतिबंध रहा था, जिसके कारण कि हम इन रास्तों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities, यानी ये जो रास्ते थे इन्होंने हमें वस्तुओं के आदान प्रदान तथा विचारों के
विनिमय में भी मदद की सिंस एंसेंट टाइम्स, यानी कि प्राचीन समय से। द आइडियाज ऑफ द उपनिषदाज एंड द रामायण, यानी जो उपनिषदों के विचार और रामायणा के जो विचार थे उन्हें भी हमने दुनिया को इन्हीं रास्तों के माध्यम से पढ़ाया, उन तक पहुंचाया। द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, तथा विश्व प्रसिद्ध जो पंचतंत्र की कहानियाँ थी वो भी इन्हीं रास्तों से दुनिया तक पहुंची। द इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम थस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में भारत से दुनिया को सिखाया जाने वाला न्यूमरल सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम जो था वो इसी रास्ते से विश्व के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा। द स्पाइसेस यानी मसाले, मसलिन मलमल जिसका भी हमने ऊपर जिक्र किया, एंड द अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि अन्य जो व्यापारिक उत्पाद थे वो विश्व के अलग अलग हिस्सों में भारत से इसी मार्ग से गए। ऑन द अदर हैंड, अन्य शब्दों में कहें तो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ रोम, कि अगर हम भारत की जो पुरानी इमारतें हैं उनकी भवन निर्माण को देखें तो उसमें हमें ग्रीक स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, यानी ग्रीक स्कल्पचर्स का प्रभाव देखने को मिलता है, तथा इस्लामिक जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उस जो गुंबद के आकार का था वो भी हमें देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव हमें दुनिया से हमने सीखा। एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, तथा पश्चिमी एशिया के माध्यम से आए हुए जो अन्य भवन निर्माण कला के जो तौर तरीके थे उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों ने सीखा। इंडियाज़ नेबर्स यानी भारत के पड़ोसी। इंडियाज़ ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन, भारत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन रखता है सामरिक यानी युद्ध की दृष्टि से इन साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया में। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, भारत के पास 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है। उसके बाद फिर जानकारी है कि द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, है ना। तो ये सभी टास्क हैं जो हमें करने हैं। एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये सभी जो हैं ये जब हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया है तो वहाँ इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी भारत जो है वो अपनी स्थल सीमा को शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ, उत्तर पश्चिम में चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, तथा चाइना, नेपाल और भूटान के साथ उत्तर में, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, तथा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है ईस्ट में। आवर साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी, हमारे जो समुद्री पड़ोसी और दक्षिणी पड़ोसी देश हैं, कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज़, ये विशेष रूप से 2 द्वीपीय देश हैं, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स, जिनमें से एक का नाम है श्रीलंका एंड दूसरे का नाम है मालदीव। श्रीलंका इज एन सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल, यानी श्रीलंका जो है उसे बहुत ही संकीर्ण एक नैरोअर चैनल के द्वारा भारत से अलग किया गया है, ऑफ द सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट, इसे पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ये है पाक स्ट्रेट, इसका सेकंड नेम है गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, जबकि लक्षद्वीप आइलैंड के साउथर्न पार्ट में ये जो स्कैटर्ड आइलैंड हैं इसको जॉइंटली मालदीव्स के नाम से जाना जाता है और ये हमारा साउथर्न नेबर कंट्री है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स, भारत के बहुत ही तीव्र भौगोलिक और ऐतिहासिक संपर्क रहे विद हर नेबर्स, अपने पड़ोसी देशों के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस, की इस बात की जानकारी हम अपने एटलस में एशिया का जो भौतिक मानचित्र है उसे देखकर कर सकते हैं। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया, की
शेष एशिया में भारत का जो स्टैंड है वो कैसा है, ये अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद फिर एक जानकारी हो रही है यहाँ पर, पेज नंबर है 4। डू यू नो बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, कि 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। नंबर 1 द प्रोविंसेस, एक जो प्रांत थे, एंड द प्रिंसली स्टेट्स। सेकेंड वन इज प्रिंसली स्टेट्स मीन्स जो देसी रियासतें थीं, राजाओं के राज्य थे, उन्हें कहा जाता था प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। प्रांत जो थे, जो प्रोविंसेस थे, उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो उन ऑफिशियल्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, यानी गवर्नमेंटल सिस्टम को। हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय, और उनको अपॉइंट कौन करता था, वाइसरॉय अपॉइंट करते थे। प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल, जबकि जो देसी राजाओं के राज्य और नवाबों के जो रजवाड़े हुआ करते थे, उन्हें स्थानीय शासक जो हैं वो ऑपरेट करते थे, हेरिडिटरी रूलर्स। और ये यानी वंशावली के आधार पर या परंपरागत आधार पर इनका चयन किया जाता था। हु एक्नॉलेज्ड सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी, यानी कि वे अपनी संप्रभुता को लेकर स्थानीय रूप से स्वायत्तता पर निर्भर करते थे। तो इस तरह से ये एक जानकारी थी। फिर 1947 के बाद जब देश 47 में जब आज़ाद हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जो उस समय देश के आज़ाद होने के बाद फर्स्ट होम मिनिस्टर बने, उन्होंने ये टोटल स्टेट्स थे 562, इन सभी को आने के लिए, भारतीय गणतंत्र में आने के लिए उन्होंने इनवाइट किया, इन्हें कन्विंस किया, और कन्विंस करने के बाद सबसे ज़्यादा जो मुश्किल भरे हालात थे वो हमारे 3 स्टेट्स थे। एक हैदराबाद, और हैदराबाद जो था आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद एक था जूनागढ़ गुजरात, और तीसरा था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तीनों ही विवादित क्षेत्र थे उस समय, जो कि इनके जो शासक थे वो किसी न किसी रूप से उनके वैचारिक मतभेद थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो था, उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जबकि वहाँ के जो हिंदू शासक थे उन्होंने भारत के साथ विलय कर लिया। उसके बाद जूनागढ़ और हैदराबाद के जो शासक थे उन्हें कन्विंस करना पड़ा, और कन्विंस करने के लिए उन्हें मनाना पड़ा, और इंडियन रिपब्लिक में शामिल होने के लिए काफ़ी कठिनाई भरा दौर था, जिसे कि ये बहुत एक कठिन काम था जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और उन्होंने बखूबी उस काम को किया, जिसके कारण कि उन्हें इस टाइटल से नवाजा गया, क्योंकि ये काम जो था एक बहुत ही दुर्लभ और कठिन काम था। तो इन्हें आयरन मैन का टाइटल मिला था इसके बाद, तो तभी से इन्हें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर था, और मैं फिर इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये चैप्टर तो यहीं ओवर हो गया है, छोटा सा चैप्टर था, तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में था। ओके।